प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत की। मोदी ने कहा कि केरल को तो ईश्वर का घर कहा जाता है, लेकिन लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस ने केरल को लूट का, करप्शन का, जनता के पैसे की चोरी का अड्डा बना दिया। इन लोगों ने मंदिर को तो छोड़िए, भगवान को भी नहीं छोड़ा। भगवान की मूर्तियों का सोना तक चुरा लिया। इसलिए अब केरल से एलडीएफ और यूडीएफ की विदाई जरूरी है। भगवान की मूर्तियों से सोना चुराने वालों को जेल भेजने का वक्त आ गया है। मोदी ने कहा कि तमिलनाडु में यही हाल है। खुद को तमिल संस्कृति का रक्षक बताने वाली डीएमके भी वोट बैंक को खुश करने के चक्कर में भगवान मुरुगन के मंदिर में दीप प्रज्वलन का विरोध कर रही है। न्यायपालिका को कटघरे में खड़ा करती है। तमिल कल्चर के विरोधियों को भी अब सत्ता में रहने का हक नहीं है। मोदी ने तमिलनाडु और केरल दोनों राज्यों में सनातन की बात की। दोनों जगह करप्शन का मुद्दा उठाया। दोनों राज्यों में सरकार बनाने का दावा किया। लेकिन सवाल यह कि केरल और तमिलनाडु में बीजेपी का बेस ज्यादा मजबूत नहीं है। बीजेपी दोनों राज्यों में तीसरे चौथे नंबर की पार्टी है। इसके बाद भी मोदी के कॉन्फिडेंस का राज क्या है? दोनों राज्यों में बीजेपी की रणनीति क्या होगी? आज नरेंद्र मोदी की रैलियों में मंच पर जो नेता दिखाई दिए, उससे भविष्य की राजनीति को लेकर क्या संकेत मिले? मोदी ने डीएमके को सीएमसी और कांग्रेस को एमएमसी क्यों कहा? इसका मतलब क्या है? यह सब आपको बताऊंगा आज की बात में। शुरुआत करते हैं तमिलनाडु की सियासत से। नरेंद्र मोदी की रैली में चेन्नई से करीब 100 किलोमीटर दूर चेंगलपेट में भारी भीड़ दिखाई दी। इस रैली में जुटी भीड़ को देखकर साउथ की सियासत के बड़े बड़े जानकार भी हैरान हो गए। दावा किया गया कि मोदी की रैली में 5 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे। लोगों की संख्या और पब्लिक का जोश देखकर मोदी भी आश्चर्यचकित थे। उन्होंने मंच पर पहुंचते ही इतने भारी सपोर्ट के लिए सिर झुकाकर लोगों को धन्यवाद कहा। नोट करने वाली बात यह थी कि मोदी के साथ मंच पर एआईएडीएमके समेत उन सभी 10 पार्टियों के नेता मौजूद थे जो एनडीए का हिस्सा हैं। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल पिछले 3 दिन से चेन्नई में हैं और इस दौरान उन्होंने तमिलनाडु में एनडीए के कुनबे को बढ़ाने की जो कोशिश की, उसका असर आज मोदी की रैली में दिखाई दिया। कुछ ही दिन पहले फिर से एनडीए में शामिल हुए एआईएडीएमके के पलनीस्वामी, एआईएमएमके टीटीवी दिनाकरन, पीएमके के नेता अंबुमणि रामदोस, तमिल मानिल कांग्रेस के जीके वासन भी मोदी के साथ मंच पर दिखाई दिए। मोदी ने कहा कि तमिलनाडु के हर वर्ग और हर इलाके के नेता एनडीए के साथ हैं। एनडीए ही तमिलनाडु की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व कर रहा है। इसका असर चुनाव में दिखाई देगा। इस बार परिवारवादी और भ्रष्टाचारी लोगों की हार होगी। मोदी ने कहा कि तमिलनाडु में डीएमके के नेता सनातन को गाली देते हैं, लेकिन खुद तमिल संस्कृति के घोर विरोधी हैं। वोट बैंक के चक्कर में मंदिर में दीप जलाने का विरोध करते हैं। इसे तमिलनाडु के लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मोदी ने कहा कि बीजेपी और एनडीए सरकार ने हमेशा भक्तों की भावनाओं का, तमिलनाडु की सांस्कृतिक परंपराओं का और धार्मिक अधिकारों का सम्मान किया है। इसलिए उन्हें पूरा भरोसा है कि इस बार तमिलनाडु के लोग एनडीए के साथ खड़े होंगे। हम सिर्फ तमिल संस्कृति की बात नहीं करते, हम उसकी रक्षा के लिए संकल्प भाव से काम भी करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले जब भगवान मुरुगन के दीप को लेकर एक विवाद खड़ा किया गया, तो हमारे नेताओं ने भक्तों के अधिकारों के लिए आवाज उठाने का काम किया। लेकिन डीएमके और इनके साथियों ने वोट बैंक को खुश करने के लिए कोई तक को नहीं छोड़ा। कोर्ट को भी उन्होंने बदनाम किया। डीएमके तमिलनाडु की संस्कृति, सब तमिलनाडु की संस्कृति की अगर कोई सबसे बड़ी दुश्मन है तो वो डीएमके है। कांग्रेस और डीएमके वालों ने
जलीकट्टू को भी बैन करके भी आप सभी लोगों का अपमान किया था। ये एनडीए की सरकार है जिसने जलीकट्टू के लिए लीगल रास्ते निकालकर यहां की विरासत का सम्मान किया। तमिलनाडु का हर नौजवान अपनी परंपरा को सेलिब्रेट कर सके, एनडीए सरकार हर तरह से आपके साथ है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने करप्शन का इशू उठाया, डीएमके को नया नाम दिया। मोदी ने कहा कि तमिलनाडु के लोग अब डीएमके को सीएमसी कहने लगे हैं। सीएमसी का फुल फॉर्म क्या है, यह भी मोदी ने बताया। वादे ढेर सारे किए लेकिन काम जीरो रहा। डीएमके सरकार को अब लोग सीएमसी सरकार कह रहे हैं। सीएमसी सरकार यानी करप्शन, माफिया और क्राइम को बढ़ावा देने वाली सरकार। तमिलनाडु की जनता अब डीएमके और सीएमसी दोनों को उखाड़ फेंकने का मन बना चुकी है। यहां बीजेपी एनडीए की डबल इंजन सरकार बनना तय है। डीएमके में आगे बढ़ना है तो उसके पास सिर्फ 3 या 4 रूट हैं। डायनेस्टी रूट, करप्शन रूट, एब्यूज विमेन रूट, एब्यूज अवर कल्चर रूट। और यही कारण है कि आज डीएमके में वही लोग आगे बढ़ रहे हैं जिनको इस प्रकार के काम आते हैं। इसका नुकसान पूरे तमिलनाडु को हो रहा है। तमिलनाडु का बच्चा बच्चा जानता है कि कहां कहां कितना करप्शन हो रहा है और करप्शन की ये कमाई किसकी जेब में जा रही है। चिंगरपेट में मोदी के साथ मंच पर एनडीए के जो नेता दिखाई दिए वो बीजेपी की चुनावी रणनीति का इशारा है। बीजेपी ने छोटी छोटी रीजनल पार्टियों से अलायंस करके ऐसा मोर्चा बनाया जिससे पूरे तमिलनाडु में एनडीए का प्रभाव दिखेगा। बड़ी पार्टियों में पलानीसामी की एआईएडीएमके इस गठबंधन की मुख्य ताकत है जिसकी वेस्टर्न तमिलनाडु में अच्छी पकड़ है। अंबुबड़ी रामदास की पीएमके का असर नौ तमिलनाडु में है। टीटीवी दिनाकरन की एएमएमके दक्षिण तमिलनाडु में काफी मजबूत है। सेंट्रल तमिलनाडु में जीके वासंत की तमिल मानिला कांग्रेस और अन्य छोटी पार्टियां एनडीए के साथ हैं। इस तरह अलग अलग समुदायों और क्षेत्रों में प्रभाव रखने वाली पार्टियों को साथ लाकर मोदी ने एक ऐसा सोशल अर्थमेटिक खड़ा करने की कोशिश की है जो डीएमके के लिए बड़ी चुनौती पेश कर सकता है। वैसे भी तमिलनाडु में डीएमके या एआईएडीएमके कभी अकेले अपने दम पर नहीं जीते, अलायंस बनाकर ही चुनाव जीत पाए। नरेंद्र मोदी अब इसी फॉर्मूले से डीएमके को चैलेंज कर रहे हैं। तमिलनाडु में प्रचार शुरू करने के लिए मोदी ने बसंत पंचमी का शुभ दिन चुना। डीएमके को उसके सनातन विरोध पर घेरा, मदुरै के दीपम का सवाल उठाया, तमिलनाडु में रहने वाले हिंदुओं की आस्था और भक्ति का जिक्र किया। आज मोदी ने तमिलनाडु में बीजेपी के कैंपेन का टोन सेट कर दिया। सनातन का बेवजह अपमान ऐसा इशू है जो डीएमके का वीक पॉइंट है और चुनाव में उसे नुकसान पहुंचा सकता है। केरल में भी प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान के घर में सोने की चोरी की बात की।